आज मानवीय संवेदनाओं के सूक्ष्मतम स्पंदनों को भी अपने शब्दों में बांधने की क्षमता रखने वाली मालती जी की लिखी हुई कहानी सुनिए, आखिरी शर्त। तो शुरू करते हैं कहानी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में दीदी हाँफते हुए घर में दाखिल हुई और छूटते ही बोली, जरा जल्दी से तो तैयार हो जा, सराफे तक चलना है। इतनी भी क्या जल्दी है, जरा बैठकर सांस तो सीधी कर लो, झपताल में चल रही है। चलने दो, अब 2 महीने तक मेरे पास इस मरी सांस के नखरे उठाने का समय नहीं है। अरे इतनी कम मोहलत दी है उन लोगों ने कि मेरा तो सोचकर ही दम निकला जा रहा है। पता नहीं कैसे क्या होगा। अब देखो ना, परसों फलदान है और अब तक दूल्हे की अंगूठी का पता नहीं। पहेलियां तो मत बुझाओ दीदी, मैंने उनकी मेल ट्रेन को बीच में रोककर पूछा, ये तुम किसकी शादी की बात कर रही हो? लो और सुनो, दीदी ने तुनक कर कहा, मेरे कोई 10-5 लड़कियां हैं। मैं तो अवाक रह गई। बड़ी देर बाद मेरी आवाज़ फूटी, दीदी क्या तुम मधु की शादी कर रही हो? क्यों, तुम्हें इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? दीदी ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा। मधु अब दूध पीती बच्ची तो रही नहीं, इस उम्र में तो मैं मधु की माँ बन गई थी। तभी तो 40 की होते होते सास बनने जा रही हो। खैर तुम अपनी बात रहने दो। तुम मधु की तरह स्कॉलर नहीं थी, तुम्हारे सामने कोई कैरियर नहीं था। लेकिन जरा अपनी बेटी के बारे में तो सोचो, उसकी प्रीलिम की परीक्षा सिर पर है। इस हंगामे के बीच लड़की क्या खाक पड़ पाएगी? दीदी, तुम्हारी लड़की आईएएस की तैयारी कर रही है, तुमने क्या इसे मामूली बीए एमए का इम्तहान समझ रखा है? अरे भाड़ में गया तुम्हारा आईएएस, तुम ही लोगों ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है। अरे वाह, तुम्हारी गोल्ड मेडलिस्ट बिटिया का हौसला अफजाई भी गुनाह हो गया। हर साल बेचारी मेरिट लाती रही है। ऐसी जहीन लड़की आईएएस न बनेगी तो और कौन बनेगा? हम तो बड़ी आशा लगाए थे कि अपने परिवार में भी कोई कलेक्टर बनेगी, और उस कलेक्टरनी के लिए हम कमिश्नर दूल्हा कहाँ से लाएंगे, ये भी सोचा है। तो क्या सिर्फ इसीलिए तुम इतनी ब्रिलियंट लड़की का कैरियर चौपट कर दोगी? ये तो अन्याय है दीदी। अन्याय नहीं, समझदारी है। एक बार कैरियर बन जाने पर क्या ये लड़कियां हाथ आती हैं, तब इनके पर निकल आते हैं। लेकिन दीदी, अब लेक्चर ही झाड़ती रहोगी या उठोगी भी? सारा मूड चौपट कर दिया। ये तो हुआ नहीं कि बधाई ही दे देती, घर वर के बारे में पूछताछ कर लेती, बस अपना ज्ञान बघाड़ने बैठ गई। छोटी बहनों का यही तो कर्तव्य होता है। एक मैं ही पागल थी जो धूप में भागी भागी यहाँ आई भाषण सुनने। दीदी के तेवर देखकर मैं चुपचाप अपना आक्रोश गटक गई और कपड़े बदलने लगी। मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, लेकिन सड़क पर आने के बाद ध्यान आया कि दीदी का पारा अभी उतरा नहीं। वैसे उन्हें मनाना ऐसा मुश्किल भी नहीं था। मैंने बस थोड़ी सी उत्सुकता जताकर दूल्हे का पता ठिकाना पूछ लिया और दीदी का सारा गुस्सा उड़न छू हो गया। घंटे भर से जैसे वो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। एक बार जो शुरू हुई तो बस बोलती ही चली गई। होने वाले दामाद की पूरी वंशावली मुझे सुना गई। फिर बड़े मनोयोग से उन्होंने ये बताया कि कितनी खोजबीन के बाद यह हीरा उनके हाथ लगा है। मधु ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे, नहीं तो इतनी बड़ी जगह की कल्पना तो वे कर ही नहीं सकते थे। कैसे कैसे धनी मानी लोग रिश्ते की आस लगाए बैठे थे। ढेर सा दान दहेज हर कहीं से मिल रहा था, पर लड़के ने मधु को देखा और बस सारे फोटो वापस कर दिए। यह दामाद प्रसंग पूरे रास्ते चलता रहा। प्रशंसा के लिए दीदी को जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे, पर मेरा मन पूरे समय मधु में ही अटका रहा। बेचारी लड़की, भविष्य को लेकर उसने कैसे कैसे सपने बुने थे, सब धरे रह गए। हम लोगों ने भी उसके लिए बड़ी ऊंची कल्पनाएं की थी, पर सब व्यर्थ हो गईं। अपनी पुश्तैनी दुकान से दीदी ने हीरे जैसे दामाद के लिए हीरे की अंगूठी खरीदी। एक बड़ी सी चांदी की ट्रे भी खरीदी गई। मधु का सेट तो बनकर तैयार था। उसकी सास के लिए 3 तोले के मंगलसूत्र का ऑर्डर दिया गया। दुकान से उतरते हुए दीदी भेद भरे अंदाज में बोली, सास पिटारा ऐसा भेजूंगी कि देखना आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दीदी उस समय उत्साह की मूर्ति बनी हुई थी। शादी का जैसे उन पर नशा सा चढ़ गया था। उनका बस चलता तो शायद उस दिन पूरा बाजार ही खरीद लेती। जब पर्स में सिर्फ किराए के लायक पैसे बच रहे, तभी उन्होंने खरीदारी बंद की। इतनी जोखिम के साथ उन्हें घर अकेले भेजने का साहस नहीं हुआ। मैं भी साथ हो ली। मधु से मिलने का भी मन हो रहा था। घर एकदम सुनसान था। मधु के रहते घर में इतना सन्नाटा, आश्चर्य था। 24 घंटे चीखता ट्रांजिस्टर और उसके सुर में सुर मिलाकर गाती मधु, ये तो दीदी के घर के स्थायी प्रतीक थे। मधु घर में नहीं, अपने कमरे में होगी, दीदी ने बताया और फिर एकदम याचना भरे स्वर में कहने लगी, तेरे हाथ जोड़ती हूँ कुसुम, उसके पास जाकर कुछ ऐसी वैसी बात मत करना। वो पहले ही मुंह फुलाए बैठी है। अब तुम उसके गुस्से को हवा मत देना। अपन साधारण लोग हैं बहन, बहुत ऊंचे सपने देखना हमें शोभा नहीं देता।
दीदी, सपने देखने पर तो तुम प्रतिबंध नहीं लगा सकती, बाकी तुम अपने मन की ही कर रही हो। सपनों से जिंदगी नहीं चलती रे। क्या सभी सपने पूरे हो जाते हैं? अब इसी को ले लो, हर साल इतने लोग परीक्षा देते हैं, क्या सभी पास हो जाते हैं? फिर उसी आशा में उम्र बढ़ाने से क्या फ़ायदा? इतना अच्छा रिश्ता रोज़ रोज़ थोड़ी मिलता है। दीदी की बात में कोई खास वजन नहीं था, पर उनके स्वर का गीलापन मुझे छू गया। उन्हें आश्वस्त करके ही मैंने मधु के कमरे में पाँव दिया। अपनी मेज के पास गुमसुम बैठी मधु सूनी आंखों से खिड़की के पार देख रही थी। सामने फ्रांस की राज्य क्रांति का इतिहास खुला पड़ा था। उसके पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। हेलो हनी, मैंने उसे बाहों में भरकर कहा। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। चुपके चुपके सब तय कर डाला, हमें हवा भी नहीं लगने दी। उत्तर में मधु ने 2 बूंद आंसू टपका दिए। बस। धत पगली, ऐसे रोते हैं कहीं? मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, पर मन न जाने कैसा हो आया। दीदी, मधु तो रो रही है, मैंने दीदी के पास बैठते हुए कहा। शादी की बात सुनकर तो सभी लड़कियां रोती हैं। दीदी ने निर्लिप्त भाव से मुझे चाय का कप पकड़ा दिया। तुम भी तो रोई थी, हम भी रोए थे। तुम क्यों रोई थी, याद है दीदी? कॉलेज जाने का तुम्हारा अरमान मन में रह गया था। अम्मा बाबूजी ने कहा था कि तुम्हें बीए करा देंगे, तो हम लड़का कहाँ से लाएंगे? आज वही अन्याय तुम अपनी बिटिया के साथ कर रही हो। पीढ़ियाँ बदल गईं, पर हमारी मान्यताएं वहीं की वहीं हैं। हम उन्हें अम्मा बाबूजी कहते थे, बच्चे हमें मम्मी पापा कहते हैं। बस इतना ही फ़र्क आया है, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। वैसा का वैसा कहाँ है? मेरी लड़की डबल एम में है। मैंने जो सहा है उसका 10वां हिस्सा भी मैंने उसके हिस्से में नहीं आने दिया। और फिर जैसे अतीत में खोते हुए बोली, उस समय मैं क्यों रोई थी जानती हो? सगाई के बाद मेरा गाना बजाना छुड़वा दिया गया था। मेरी सास इसके लिए खास हिदायत कर गई थी। जब तक वो जीती रही मुझे कभी गुनगुनाने भी ना दिया। अब तो खैर मेरी आवाज़ ही मर गई है। इसीलिए मैंने मधु को कभी नहीं टोका। उसकी दादी गालियाँ निकालती रहीं, पापा तो हमेशा ही बरसते रहे, पर मैं हमेशा उसका बचाव करती रही। मेरा गला घोंट दिया गया, कोई बात नहीं, पर लड़की पर यह अन्याय नहीं होने दूंगी। मैंने मधु की सास से साफ साफ कह दिया है। मैं पिछली पीढ़ी की थी, इसलिए मन मार कर जी भी गई। मेरी लड़की से ये ना हो सकेगा। मैं दीदी का तमतमाया चेहरा देखती रह गई। वक्त ने उनके घाव भर दिए हैं, पर टीस अब भी बाकी थी। प्रसंग छिड़ते ही उनकी वो पीड़ा सतह पर आ गई थी। मुझे चुप देखकर ममता भरे स्वर में बोली, तुझे मधु की पढ़ाई की चिंता है ना? देख, भाग्य में विद्या होगी तो पढ़ ही लेगी। वैसे वे लोग बड़े समझदार हैं। अब रहने भी तो दीदी। शादी के बाद पढ़ना क्या होता है मुझसे पूछो। सारा घर जैसे आप पर पहरा देता है, एहसान जताता है, और अगर बदकिस्मती से कहीं फेल हो गए तो बस सारी जिंदगी ताने सुनते ही बीतती है। दीदी के घर से लौटते हुए मन बेहद उदास था। उनकी मौन व्यथा का एकाएक साक्षात्कार हो जाने से मैं चौंक गई थी। अनजाने ही मेरे अपने भी कुछ घाव हरे हो गए थे। और इन सबसे ऊपर था मधु का आंसू भीगा चेहरा, जो किसी तरह आंखों से हटता ही न था। सच, अगर हमें अपने बच्चों के पंख कुतरने ही होते हैं तो पहले हम उन्हें आकांक्षाओं का आकाश देते ही क्यों हैं? घर में प्रवेश करते हुए डर रही थी कि सबके मुंह फूले मिलेंगे। पड़ोस से चाबी लेकर घर खोलना न बच्चों को अच्छा लगता है, न उनके पापा को। सबके स्वागत में मेरा दरवाजे पर मिलना जैसे ज़रूरी है। लेकिन घर में मौसम खुशगवार था। वातावरण से प्रसन्नता की महक आ रही थी। चलते समय दीदी ने ज़बरदस्ती एक मिठाई का पैकेट थमा दिया था। मिठाई और मधु की शादी की खुशखबरी एक साथ पाकर जनता और भी खुश हो गई। आश्चर्य तो तब हुआ जब श्रीमान जी भी मेरे सामने काजू की बर्फ़ी का डिब्बा खोलकर खड़े हो गए। लो श्रीमती जी, तुम भी हमारी ओर से मुंह मीठा करो, तुम्हारी बिटिया भी झंडे गाड़ कर आई है। अच्छा, मैंने खुशी से डगमगाते हुए पूछा, क्या हुआ? ओ मम्मी, आई एम सो हैप्पी टुडे। मेरी षोडशी कन्या मेरे गले में झूल गई। अरे पहले मुझे बताओ तो कुछ। तुम्हारी बिटिया को मद्रास कला केंद्र की स्कॉलरशिप मिली है। किस लिए? भरतनाट्यम के, क्या कहते हैं उसे, हाँ, गहन प्रशिक्षण के लिए। एक्सटेंसिव स्टडी इन भरतनाट्यम। अब हमारी लाडो 3 साल तक मद्रास में रहकर बड़े बड़े महारथियों से प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। ओ मामा, आई एम सो हैप्पी। शीतल एक बार फिर मुझसे झूलने को थी कि मैंने उसे सख्ती से अलग किया और उसी सख्त लहजे में उसके पिता से पूछा, 3 साल तक मद्रास में रहेगी और इसकी पढ़ाई का क्या होगा? अरे भाई, पढ़ने ही तो जा रही है, बताया ना, गहन प्रशिक्षण के लिए जा रही है। अरे वाह, ये कोई पढ़ाई है? अच्छा भला तो नाच लेती है, अब और प्रशिक्षण लेकर क्या करेगी? बीए एमए करके ही कोई क्या कर लेता है।
जरा इस बात पर तो गौर करो कि 810 लोगों ने फॉर्म भरे थे, उसमें से केवल 10 लोगों को चुना गया है और उन 10 भाग्यशाली लोगों में तुम्हारी बिटिया भी एक है। कब भरे गए थे फॉर्म? किससे पूछकर भरे गए थे? आवेश से मेरा गला ही रुंध गया। इतना एक्साइट क्यों हो रही हो? इतना बड़ा कदम क्या वो अपने मन से उठाएगी? मैंने भरवाया था और शायद तुम्हें बताया भी था। गलत। मुझे बताया होता तो मैं कभी हाँ ना करती। मैंने तो इसे डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। छी, मैं नहीं बनूंगी डॉक्टर। मुझे वो चीर फाड़ जरा भी अच्छी नहीं लगती। शीतल ने ऐसे मुंह बनाया जैसे उसे उबकाई आ रही हो। तुम्हें तो बस पैरों में घुंघरू बांधकर मटकना ही अच्छा लगता है, मैंने उससे भी बुरा मुंह बनाकर कहा। ये अच्छी ज़बरदस्ती है। शीतल के पिता सहायता के लिए दौड़ पड़े। अगर उसकी दिलचस्पी मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है तो न सही, दुनिया में और भी तो विद्याएं हैं कि बस नाचना ही रह गया है। पर मामा, इसमें बुराई क्या है? देखो, वे गंभीर होकर बोले, बच्चों पर अपनी पसंद नापसंद लादने के दिन अब लद गए। अब हमें उनकी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। और कैसे रखा जाता है? मैंने चिढ़कर कहा। इसके लिए हमने ट्यूटर रखे, महंगी पोशाकें सिलवाईं, रियाज के लिए टेप रिकॉर्डर खरीदा। बच्चों के शौक़ के लिए हम कब पीछे हटे हैं? बल्कि अपनी हैसियत से कुछ ज़्यादा ही करते रहे हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि सब कुछ छोड़कर उसी में जुट जाओ। रुपया भी फूको और साल भी बिगाड़ो। देखो, शौक़ अपनी जगह है, कैरियर अपनी जगह है। डांस सिर्फ शीतल का शौक़ या हॉबी नहीं है कुसुम, वो इसे अपना कैरियर बनाना चाहती है। वाह, क्या बात है। कल को उसकी शादी भी तो करनी है कि नहीं? ये शादी की बात बीच में कहाँ से ले आई? क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? कल को लड़के वाले पूछेंगे तो अपने पास कुछ जवाब तो होना चाहिए कि नहीं? कि यही कह देंगे कि साहब लड़की पढ़ी लिखी है, बस नाचना जानती है। वो क्या कहते हैं, गहन प्रशिक्षण प्राप्त है। बहुत अच्छा लगेगा ना ये कहते हुए? कम से कम मुझे तो बुरा नहीं लगेगा। और इस बात को सुनने के बाद कितने लड़के शादी के लिए तैयार होंगे? तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? इसलिए कि मैं हिंदुस्तानी लड़कों की मनोवृत्ति को आपसे ज़्यादा समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि अपने को अत्याधुनिक कहने वाले युवक भी पत्नी को स्टेज पर नाचते नहीं देख सकते। कला की प्रशंसा करना एक बात है, कलाकार से शादी करना एकदम दूसरी। शादी शादी शादी, शीतल एकदम चीख पड़ी। बंद करो मम्मा, बोर हो गई हूँ मैं तो। क्या लड़की के कैरियर की यही एक आखिरी शर्त है, शादी? ओह गॉड, हाँ, यही आखिरी और अनिवार्य शर्त है, मैंने कहा और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। मेरी प्रगतिशीलता का नकाब किसी ने फाड़ कर फेंक दिया और मुझे अब अपने चेहरे पर शर्म आ रही थी। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी आखिरी शर्त। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।